आप सबका यहां पर आज इस जय हिंद सभा में स्वागत। साथियों, सबसे पहले तो मैं गोवा वासियों को, अपने साथियों को गोवा के स्टेटहुड डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि गोवा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और गोवा जो है भारत का नंबर 1 राज्य बने। साथियों, आज मैं खासकर अपने आप को बड़ा ही सम्मानित महसूस करता हूं कि इस गोवा को आजाद कराने के अंदर जो हिंदुस्तान की फौजें आई थी, उसके अंदर मेरे सगे चाचा जी जो कैप्टन जितेंद्र सिंह 1 साल पहले ही कमीशन हुए थे, उनको आदेश मिला कि गोवा की लिबरेशन के अंदर जाना है। उन्होंने काम दिया और गोवा को लिबरेट कराने में उनका योगदान है। बहुत बहुत आज मैं उनको याद करता हूं, उनकी वजह से हमें बहुत सम्मान मिला। उसके बाद 1962 में वो चाइना की लड़ाई के अंदर शहीद हुए और वीर चक्र प्राप्त हुए। साथियों, इस स्टेटहुड डे और जय हिंद सभा का इकट्ठा होना एक बहुत ही अद्भुत एक कोइंसिडेंस भी है। लेकिन जब ये प्लान हो रहा था तो आपके पीसीसी प्रेसिडेंट से भी बात हुई, तो उनको लगा कि जय हिंद सभा और स्टेटहुड डे एक दिन सेलिब्रेट किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे देश में जाएगा, गोवा में तो जाएगा। धन्यवाद अमित जी कि आपने ऐसा बेहतरीन फैसला लिया। साथियों, ये जय हिंद सभा पूरे देश में हमारे सैनिकों के शौर्य, वीरता, अदम्य साहस, उसको नमन करने के लिए हमारे पूर्व सैनिकों ने जो पूरे देश में हमारे आज तक सेनाओं में काम किया है, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, और जो सैनिक हमारे सरहदों पर लड़ रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम उनके आदर और सम्मान में पूरे देश भर के अंदर जय हिंद सभाएं करेंगे और सभी डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक, गांव, हर जगह अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए कांग्रेस की पूरी जो वर्कर्स हैं उनको आदेश देंगे कि वो जाएं और देश के सैनिकों का मान और सम्मान बढ़ाएं, ताकि हमारे देश के जो सैनिक सरहदों पर खड़े हुए हैं वो आपके इसी विश्वास के साथ, 146 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ सरहद पर खड़े होकर वो लड़ाई लड़ते हैं, जान देने को तैयार है, कुर्बान होने को तैयार है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास की वजह से। अप्रैल को हमने देखा कि किस तरह से पहलगाम के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। 40 मिनट तक नरसंहार होता रहा। 1.5 घंटे तक वहां पर कोई रसद नहीं आई, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आई, कोई क्यूआरटी नहीं आई बचाने के लिए नहीं। और इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग जो जीवित थे, समय रहते अगर उनको मेडिकल हेल्प मिलती तो वो 26 मार्टियर्स, शहीद, वो आज हो सकता है हमारे बीच जिंदा होते, अपने परिवारों के साथ होते। साथियों, हमने अपने 28 साल के करियर में और 40 साल का जो आतंकवाद का जेएनके का इतिहास है, हमने नहीं कभी ऐसा देखा और सुना कि कोई भी आतंकवादी आए और 40 मिनट तक नरसंहार करता रहे। टेररिस्ट आता है, जितनी फुर्ती से जल्दी से आता है उतना जल्दी ऑपरेट करता है, वारदात करता है और अपने बाहर निकलने का सेफ रास्ता ढूंढकर भाग जाता है। लेकिन वहां पर 40 मिनट तक ये नरसंहार हुआ। ना कोई पुलिस पोस्ट, ना कोई पिकेट, ना कोई बंदोबस्त, जहां पर हर रोज 2000 से 3000 लोग आ रहे हैं। जेएनके में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद बाइसरन वैली में, पहलगाम में
3000 लोग वहां पे मौजूद और एक भी सिपाही वहां नहीं। और सिक्योरिटी किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी के जो अधिकार क्षेत्र में आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे के सारे वो फौज के नहीं है। मिस्टेक ये जो कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं फौज के, ये फौज की सिक्योरिटी नहीं थी वहां सिर्फ और सिर्फ JNK की पुलिस की सिक्योरिटी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन सब गायब, नदारद। उसके बाद इस नरसंहार के बाद वो 4 मिलिटेंट्स, आज तक उनका कोई अता पता नहीं कहां। लेकिन हम इतिहास के पन्नों में पठानकोट की तरह और पुलवामा की तरह इस पहलगाम को नहीं जाने देंगे। हमने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम हर 146 करोड़ लोग के घर पहुंचेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ पहलगाम के अंदर, क्या हुआ उन 4 आतंकवादियों का, क्या हुआ उनके आकाओं का। और आपको याद होगा 22 अप्रैल को जो घटना हुई, राहुल गांधी जी विदेश में थे, वहां से तुरंत छोड़कर वापस आए। प्रधानमंत्री जी भी विदेश दौरे पे थे, वापस आए। लेकिन वापस आकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगले दिन ही बैठक बुलाई और एक रेजोल्यूशन पास किया। कहा कि हम अपनी देश की सेनाओं के साथ हैं, देश के सरकार के साथ हैं, इन मार्टियर्स की फैमिलीज के साथ हैं। और सरकार को कहा कि इसके लिए जो भी आप कार्रवाई मुनासिब समझे, तो ये जो आतंकवाद के आका पाकिस्तान में भी बैठे हैं, तो उनको भी खत्म करने का काम करोगे तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, थी और रहेगी। लेकिन 23 अप्रैल का दिन मोदी जी बिहार में जाकर वोट मांग रहे हैं। पहलगाम में हमारे 26 लोग शहीद हो गए और वो जाकर वहां पे वोट मांग रहे हैं। शर्म आती है हमें इस बात के ऊपर। कांग्रेस ने 3 वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, सरकार के ऊपर प्रेशर आया, लोगों का प्रेशर आया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। साथियों, हमारी सेनाओं को जो टारगेट दिया गया उन्होंने 100% अचीव किया। कमाल का ऑपरेशन था। 6 और 7 की रात को 9 टारगेट को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान के अंदर, आर्मी एयरफोर्स ने मिलकर 9 टेररिस्ट कैंप ध्वस्त कर दिए। लेकिन वहां पर 150 ट्रेनिंग कैंप, स्टेजिंग एरियाज और लॉन्च पैड्स थे, लेकिन उनका कुछ नहीं किया गया, क्योंकि मिलिट्री को सरकार ने सिर्फ 9 टारगेट दिए थे। अगर वो 150 दिए होते तो वो 150 में हमारी सेनाएं काबिलियत रखती थी उनको खत्म करने का। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया और बहुत कुछ किया, उसके बाद हमारी सेनाओं ने बेहतरीन तरीके से काम किया। और कुछ चैनलों ने तो 9 तारीख को, 9 मई की रात को यह भी कह दिया कि कोई इस्लामाबाद पहुंच गया है, कोई लाहौर पहुंच गया है, कोई कराची पहुंच गया। देश में माहौल ऐसा था, समय भी था, माहौल भी था, दस्तूर भी था, मौका भी था। लेकिन 10 तारीख को अचानक यूएस से एक फतवा जारी किया गया। यूएस स्पॉन्सर सीज फायर हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमारी सेनाएं पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए तैयार थी, एडवांटेज था, लेकिन उनको रोक दिया गया। सारा देश चाहता था कि कुछ ना कुछ तो हो। हम लोग
हम लोग जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हमारे ऊपर थोपी जाती है तो हम उसके लिए हर तरह से तैयार हैं। 1971 में यही हालात थे। इंदिरा गांधी जी 1 महीना पहले गई थी। 1971 की लड़ाई शुरू होने से पहले यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान को कुछ करेंगे तो हम बीच में आएंगे। इंदिरा गांधी जी ने मीटिंग खत्म करी, थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब, और वो कहकर चल पड़ी। उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर गाड़ी में बैठते हुए इंदिरा गांधी जी से बोलते हैं कि मैडम, आप यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर कहीं ज्यादा हाश तो नहीं हो गए? तो इंदिरा गांधी जी ने बड़े अदब से और आदर से कहा कि आप मिस्टर प्रेसिडेंट से कह दीजिएगा कि हम डेवलपिंग नेशन हैं, हमारी बैकबोन आज भी मजबूत है और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत आज भी हमारे पास है, और 10,000 किलोमीटर दूर बैठकर कोई हमारे देश की सरहदों का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का फैसला नहीं ले सकता है। हम अपने फैसला लेने की ताकत खुद रखते हैं। ये थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जोड़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आज हमारी सेनाएं काबिलियत रखती थी, ताकत रखती थी कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर सीज फायर थोप दिया गया। हमने नहीं एक्सेप्ट किया उस सीज फायर, लेकिन सरकार ने एक्सेप्ट किया। मोदी जी झुक गए। इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेसियों ने रीढ़ की हड्डी थी, स्वाधीनता संग्राम लड़ा था, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और जिस तरह से सेक्रीफाइसेस की थी, तो हमारी रीढ़ की हड्डी और आज भी कायम है। मोदी जी, एनडीए सरकार, बीजेपी शायद आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है, झुक गई है, हमारी नहीं। उस समय कहा था 1971 में, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग जरूरी है तो जंग ही सही, ये उस समय कहा गया था। आज भी सार्थक है, ये बात सार्थक है। तो साथियों, ये है हमारे कांग्रेस और बीजेपी में फर्क। ये है उस समय की लीडरशिप में और आज की लीडरशिप में फर्क। ये 56 इंच का सीना जरूर दिखाते हैं, लेकिन उस 56 इंच के सीने के पीछे जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल चरमराई हुई है, वो झुक जाती है, दबाव में झुक जाती है। और यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं, 8 जगह अभी तक बोल चुके हैं, कहते हैं, हमने उनको कहा लेट्स डू सम ट्रेड, हम सौदा करते हैं पाकिस्तान के साथ भी और आपके साथ भी। और पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को एक पलड़े में तोल दिया, एक साथ बराबरी का दर्जा दे दिया। मोदी जी, आप मानते होंगे पाकिस्तान को अपने बराबर, हम नहीं मानते। उनकी इकोनॉमी हमसे 12 गुना छोटी है, उनकी सेनाएं कमजोर है, हमारे पास नंबर 1 सेना है पूरे वर्ल्ड की। हम चौथी इकोनॉमी है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। दुनिया में कहीं पे भी टेरर फैलता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो वो एक टेरर स्टेट भी है, एक रोग स्टेट भी है, पूरी तरह से नाकाम। गिड़गिड़ाते हैं आईएमएफ से लोन लेने के लिए। कितना लोन? 3.5 बिलियन। कितना बनता है? 33,000 करोड़। और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर हमारे लोग 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो दान दे देते हैं, और इस 33 करोड़ के लिए पाकिस्तान के सामने आप भी झुक गए। मोदी जी, ये झुकना हमें मंजूर नहीं, कांग्रेस को मंजूर नहीं कि आप झुक सकते हैं, हमें मंजूर नहीं कांग्रेस को।
साथियों, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। अब जरूरत थी, और एक बात और मैं यहां से आपको कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि हमारी सेनाओं ने बखूबी काम किया, और जब जरूरत होगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद है, अगर सेनाएं चाहेगी, सरकार चाहेगी कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कार्रवाई करनी है और टेरर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है, तो कांग्रेस पहले भी साथ थी, आज भी साथ है, कल भी साथ होगी। लेकिन इस कमजोर सरकार, जो एनडीए की सरकार सेंटर में बैठी हुई है, उसके साथ हम हैं। कांग्रेस जन है, 146 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि वो झुक सकते हैं, हम झुकने वाले कांग्रेस के जन और 146 करोड़ नहीं है। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। साथियों, अब क्योंकि ऑपरेशंस खत्म हो चुके हैं, इसलिए कुछ एक सवाल है, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो कुछ बातें जरूर आएगी, तो इसलिए कुछ सवाल है जो पूछने भी जरूरी है। डेमोक्रेसी है, आप जरूरत है कि अगर आप लड़ाई में जा रहे थे, दो न्यूक्लियर नेशंस की लड़ाई हो रही थी एक पहलगाम की घटना की वजह से, तो आज लेखा जोखा करने का, आकलन करने का समय है। सिटीजन्स को, पार्लियामेंट को, सबको बताना होगा कि क्यों सुरक्षा की चूक हुई। 22 अप्रैल को, 17 अप्रैल को जाना था मोदी जी ने कश्मीर में, सिक्योरिटी कारणों से उनकी जो विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया। कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने सिक्योरिटी रिव्यू लिया था, कहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर मोदी जी की विजिट को कैंसिल किया था सिक्योरिटी कारणों से, और 5 दिन बाद अगर पहलगाम घटना हो जाती है, तो सवाल उठता है कि अगर इंटेलिजेंस की अगर रिपोर्ट्स थी आपके पास, या सिक्योरिटी चाक चौबंद नहीं थी, तो पहलगाम के अंदर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी आपने? ये सवाल उठता है, पूछा जाएगा। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि इस हमले के बाद किसने इसकी जिम्मेदारी ली? मिनिस्ट्री ऑफ होम की अमित शाह जी की जिम्मेदारी थी। फौज में अगर छोटा सा भी कार्रवाई हो जाती है, ऐसा लैप्स हो जाता है, तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। अमित शाह जी, क्या आपका कोर्ट मार्शल हुआ? आपके होम सेक्रेटरी का कोर्ट मार्शल हुआ? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोर्ट मार्शल हुआ? आपके डीजी बीएसएफ का, डीजी सीआरपीएफ का कोर्ट मार्शल हुआ? आपके जो डीजी पुलिस थे जेएंडके के, उसका कोर्ट मार्शल हुआ? और ये एनएसए जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, क्या उसका कोर्ट मार्शल हुआ? आईबी का, रॉ का, एनटीआरओ का, किसी और का कोर्ट मार्शल हुआ? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम आपको भूलने नहीं देंगे। जिस तरह से आपने पुलवामा को भुलवाने की कोशिश की, हम पहलगाम को भूलने नहीं देंगे। सवाल करेंगे आपसे कि आप कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, जिसने पहलगाम होने दिया और जिसकी वजह से हमारा देश न्यूक्लियर युद्ध की तरफ अग्रसर हो गया। इसके साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक जो वाकया हुआ, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान दैट आवर फोर्सेस विल बी हिटिंग टेररिस्ट कैंप, प्लीज टेल योर आर्मी टू स्टे अवे। कौन कहता है ऐसे? कौन करता है ऐसे? कैप्टन विलियातो बैठे हुए हैं। सरप्राइज, शॉक एक्शन, हमारी सीक्रेसी, हमारी सेनाएं आंख से आंख लड़ाकर उनके साथ लड़ाई लड़ रही हैं, और पीछे से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनको मुखबरी करते हैं, इन्फॉर्मर बन जाते हैं पाकिस्तान के, और उनको बताते हैं कि हमारी फौजें आ रही है, उनके रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ ओपन अप हो गए, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा होगा। क्या नुकसान उठाया? ये राहुल गांधी जी ने भी सवाल किया है। ये सवाल आपके हर एक के जहन में आएगा
आप कहते थे मोदी जी, नो टेरर, टेरर और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं हो सकते। टेरर उन्होंने कर दिया, और जब हमारी फौज लड़ने के लिए आगे गई तो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके साथ टॉक्स कर रहे थे। हमें मंजूर नहीं है ये। आपने हमारी सेनाओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ये सवाल पूछेंगे आपसे। साथियों, इसके साथ साथ ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई। दो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी प्रेजेंट रहे, पूरा विपक्ष प्रेजेंट रहा। मोदी जी इनका सामना करना नहीं चाहते थे, नहीं आए, दोनों बार नहीं आए। और फिर बाहर जाकर बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो कहते हैं कि हम कई यात्राएं निकालेंगे। अरे तुम क्या जानो इस सिंदूर की कीमत? सिंदूर हमारी महिलाओं की ताकत होता है, उनकी हिम्मत होती है, और हम पुरुषों का ये रक्षा कवच होता है। इसी भरोसे से, इसी रक्षा कवच को साथ में लेकर हम सरहदों पर लड़ाई लड़ते हैं कि हमारे पीछे हमारा देश, हमारे 146 करोड़ जनता, हमारी सेना, हमारे जो सरकारें हैं वो हमारा साथ देगी। लेकिन उन्होंने बैकस्टेपिंग करने का काम किया, और मोदी जी ने तो बहुत ही बुरा काम किया कि ट्रंप के साथ इसी सिंदूर का सौदा कर लिया, और अब बोलते हैं कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बहता है। मोदी जी, कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? इस सिंदूर का सौदा आपने कैसे किया, कितने में किया, किसके साथ किया? देश को बताना होगा। ये सवाल है। इसके बाद आप एनडीए के सभी 25 जो इनके घटक दल हैं उनकी मीटिंग्स करते हैं, चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलते, क्योंकि वो सवाल करेंगे। बाकी लोग सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह, स्कूल की तरह हाँ जी करेंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। उन सवाल से डरते हुए आपने उन मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया। ये भी हम सवाल करेंगे। इसके साथ साथ आपने जिस तरह से पीआर कैंपेन चला रहे हो मीडिया में, लोग आपकी बात आज मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा, भारत पाकिस्तान का अगर क्रिकेट का मैच होता है, भारत जीतता है, तो सारे देश में पटाखे फोड़े जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। और लेकिन आपने हमारी सेनाओं का पांव खींच लिया, जीतती हुई सेनाओं का पांव खींच लिया, तो कहीं पे देश में कहीं पटाखे फूटे, ये भी सवाल करना चाहिए। इसके साथ हम लोग बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके स्वर बिगड़ रहे हैं, उनके बोल बिगड़ रहे हैं। जो डेली ब्रीफिंग करती थी हमारी कर्नल कुरैशी, वो देश के डेकोरेटेड सोल्जर हैं, उसका अपमान करने का काम किया। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने ये कहा कि पाकिस्तान वालों को हमने सबक सिखा दिया। हमने उनकी बहन उनके सामने खड़ी करके उनको हमने सबक सिखा दिया। कई शब्द ऐसे हैं जो नहीं मैं बोल सकता, बहुत बुरे शब्द बोले गए। उसके बाद उनकी काफी ट्रोलिंग करते रहे। इसके साथ साथ हमारे एक और बीजेपी के एक और सांसद थे, जांगड़ा साहब, वो कहते हैं कि वो जो 26 महिलाएं जिन्होंने अपने पति पहलगाम में खोए हैं, वो कमजोर औरतें थी, ताकत होती
तो अहिल्याबाई की तरह वो भी लड़ाई लड़ती और वो अपने हस्बैंड्स को बचा सकती थी। अरे तुमने सिक्योरिटी तो दे नहीं रखी थी, एक सिपाही तक वहां पे डिप्लॉयड नहीं था, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी, उसके बावजूद हमारे वहां पे लोग, फिर भी ये महिलाएं हिम्मत करके डटी रही। आसान नहीं है। आप ऐसे इन मार्टियर्स की फैमिली के साथ करेंगे? कतई मंजूर नहीं। लेफ्टिनेंट हिमांशी नारवाल, लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की पत्नी हिमांशी नारवाल, जिसका आपने देखा होगा अपने पति के शव के साथ फोटो उनका बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने भारतीय सेनाओं की जो सिखलाई है, विचारधारा है, जो कांग्रेस से मैच करती है, सर्वधर्म संभाल, उसकी बात कर दी, तो उसकी ही ट्रोलिंग करनी इनके बीजेपी के ट्रोल वालों ने कर दी शुरू। हमें मंजूर नहीं। और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का, वो कहता है कि हमारी सारी की सारी सेनाएं आज हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत देश की सेनाएं भारत के संविधान को बचाने के लिए खड़ी रहती है, भारत की संविधान को बचाने के लिए खड़ी रहती है, हमारी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए खड़ी रहती है। वो किसी पार्टी की बबौती नहीं है। वो 146 करोड़ लोगों की, हर धर्म की, हर वर्ग की सेना है। उस पर हम सबका बराबर का अधिकार है। सेना या तो संविधान के सामने नतमस्तक होती है या भगवान के सामने नतमस्तक होती है। किसी भी लीडर के सामने नतमस्तक ना हुई और ना कभी होगी। अंत में ये जय हिंद सभाएं पूरे देश में 16 जगह पर हो रही है। पहले फेज में हम इसको आगे लेकर जाएंगे, हर जिले के अंदर इसको लेकर जाएंगे। हम ये सवाल साथ साथ आपको बता रहे हैं, चीजों के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता रहे कि कैसे प्रकरण हुआ। और जब बीजेपी वाले सवाल करते हैं तो उनके सवालों के जवाब में ये सवाल आपको करने जरूरी है कि आप बताइए कि क्यों ऐसा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ये सारी बातें करिए। इसलिए आज जरूरत है, हम आपके माध्यम से ये भी डिमांड करते हैं अपनी सरकार से कि प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि तुरंत प्रभाव से ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो और बताएं कि क्या हुआ, क्या खोया और क्या पाया। और साथ साथ, क्योंकि 146 करोड़ देशवासियों का इसके अंदर भावनाएं जुड़ी हुई है, तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिसकी डिमांड हम करते हैं। उन्होंने लिखा और आज आपके माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो और स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, ताकि देश को मालूम हो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपको एक और चीज इसके साथ बताना चाहूंगा कि जब 1962 की लड़ाई थी तो इसी बीजेपी के नए यंग सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। 17-18 अक्टूबर 1962 को लड़ाई शुरू होती है और वो कहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट। नेहरू जी ने लड़ाई के दौरान 23 अक्टूबर को स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया और देशवासियों को बताया कि क्या हालात हैं। तो मोदी जी, आप कांग्रेस के लीडर्स का और उनके हौसलों का और उनकी ट्रांसपेरेंसी का ना तो पहले मुकाबला कर पाए और ना ही आगे जाकर भी मुकाबला कर पाओगे। ये मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं। और साथियों, अंत में एक हमने इस जय हिंद सभा का एक स्लोगन दिया है कि सेना के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में।
स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी देश के संविधान, देश की सेनाओं, देश के लोगों के साथ पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। तो इसलिए एक स्लोगन आपके साथ भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलूंगा सेना के सम्मान में, आप बोलिए कांग्रेस सदा मैदान में, कांग्रेस सदा मैदान में। सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में।